नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th क्लास के टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन, निरकुशवाद से किसे कहते हैं। देखो, निरकुशवाद क्या होता है उसके बारे में, किस पर अंकुश नहीं लगाना, मतलब अंकुश नहीं लगाना। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब ऐसी सरकार जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है, मनमर्जी करते हैं। क्या करते हैं? मनमर्जी। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारें, जैसे प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे, एक निरकुश शासक होते थे। क्या होते थे? निरकुश शासक। इतिहास में ऐसी सरकारों को निरकुश सरकार कहा जाता है। मतलब इतिहास किसे कहते हैं? देखो, इतिहास है अतीत की घटनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन करना, इतिहास कहलाता है। देखो, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती थी, मतलब एक केंद्र में होती थी, सैन्य बल पर आधारित, मतलब सेनाओं पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सेनाओं पर आधारित थी। सैन्य बल पर आधारित थी। दमनकारी सरकारें, मतलब जनता की क्या करती थी? दमन। क्या करती थी? जनता का दमन भी करती थी। इस प्रकार से ये निरकुशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरकुशवाद। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नागरिक संहिता का प्रावधान किया था। उसमें देखो, नागरिक संहिता में क्या क्या था, क्या क्या प्रावधान किया था नेपोलियन ने। देखो, पहला, जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त। जैसे प्राचीन समय राजा महाराजा को जन्म से अधिकार होते थे, उनको अधिकारी या सुविधाओं को समाप्त करना। जैसे कोई भी राजा महाराजा होते हैं, उनके जन्म से कोई भी अधिकार उनको क्या करना? पहले समाप्त करना। संपत्ति के अधिकार की बहाली, मतलब संपत्ति के अधिकार को क्या करना? सीमित करना। क्या करना? सीमित करना। देखो, संपत्ति का अधिकार है, उनको सीमित करना। जमींदारी और सामंती व्यवस्था की समाप्ति। देखो, प्राचीन समय में जमींदारी व्यवस्था होती थी। देखो, जमींदारी व्यवस्था क्या है? देखो, पहले ऊपर होते थे अंग्रेज। क्या होते थे? अंग्रेज। और यहाँ पे होते थे जमींदार, उसके नीचे होते थे किसान। यहाँ पर होते क्या? किसान। तो किसान लगान चुकाते थे जमींदार को, और जमींदार अंग्रेजों को। इस प्रकार ये थी जमींदारी व्यवस्था। क्या थी? जमींदारी व्यवस्था। अब देखो, चौथा, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करना है। मतलब यातायात के साधन है, जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, इनका सुधार करना। संचार व्यवस्था है, मतलब सभी लोगों को संचार के माध्यम से जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना। इस प्रकार से ये चार थे। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति करना। उसके बाद में था संपत्ति के अधिकार की बहाली करना। उसके बाद में देखो, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। देखो, 1804 की संहिता का दूसरा नाम क्या है? नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त करना। जो भी व्यक्ति के जन्म के से कोई भी अधिकार प्राप्त थे, उनको समाप्त करना, ये नेपोलियन की संहिता में थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी। जो भी कानून है उसके समक्ष सभी बराबर है। कानून के समक्ष सभी बराबर है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित है। जैसे हमारे संपत्ति है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए, यह बनाए रखना चाहिए। इस संहिता को फ्रांस के नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में, मतलब ये क्षेत्र कहाँ पर लागू किया था? फ्रांस के क्षेत्र में। कहाँ पे किया था? फ्रांस के क्षेत्र में। और सामंती व्यवस्था को खत्म करना। प्राचीन समय में जमींदारी व्यवस्था भी थी, और सामंती व्यवस्था, उनको जड़ से या समूल से नष्ट करना। इस प्रकार ये 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान थे। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन था, 1815 की वियना संधि का उद्देश्य क्या था। देखो, 1815 में एक वियना संधि हुई थी। क्या हुई थी? वियना संधि। देखो, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। किसकी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है वियना। क्या है? वियना। देखो, वियना संधि कब हुई? 1815 में हुई। इसके क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या उद्देश्य थे? उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना करना। जैसे उत्तर दिशा में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना करना। दक्षिण में जेनेवा को पीडमार्ट के साथ मिला दिया। मतलब जैसे ये क्षेत्र था जेनेवा का, पीडमार्ट, उसको साथ दक्षिण में मिला दिया था। वर्षा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए थे। जैसे पर्सा को क्या दिए थे? क्षेत्र नए में दिए गए थे। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया था। जैसे प्राचीन समय में एक रूस का हिस्सा था, पोलैंड एक हिस्सा दे दिया था पूर्व में। उसके बाद में देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी का एकीकरण क्या था? जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ था? अब देखो,
आरंभ में विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन था। जैसे प्रसा है उसके सिंहासन पर कौन आसीन था? विलियम। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका निभाई, मतलब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सर्वश्रेष्ठ योगदान था और उसने एक लोहे और रक्त की नीति भी अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति भी अपनाई। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। एकीकरण में अनेक बाधाएं आई थी बिस्मार्क द्वारा। देखो बिस्मार्क ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्ति को तटस्थ किया। एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरा था। देखो एक जर्मनी किसके रूप में उभरा था? एक राष्ट्र के रूप में उभरा था। अंतिम क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन था। जोलराइन क्या है? ये किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? देखो ये एक जर्मन शुल्क अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल था। जैसे एक क्या था? शुल्क, मतलब टैक्स लेना। क्या लेना? टैक्स लेना। 1834 ईस्वी में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मतलब प्राचीन समय में जैसे जर्मनी के राज्य थे उनके बीच में ये शुल्क लगता था, तो उनके क्या अवरोधों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। देखो पहले मुद्राओं की संख्या कितनी थी? 30। उसके बाद में कितनी कर दी? 2। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। देखो आर्थिक एकीकरण का प्रतीक इस प्रकार था। जोलराइन का लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से में एक राष्ट्र और विकास में बांध लेना। मतलब मेन इसका यही उद्देश्य था कि जर्मन लोगों के आर्थिक और राष्ट्र का विकास करना। वे राष्ट्र के आर्थिक हालात जितने बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करना। मतलब जैसे जर्मनी है उसके बाहरी हितों से उनकी क्या करना? रक्षा करना। उतना ही आंतरिक उत्पादों को बढ़ाना। जैसे जर्मनी में अनेक राज्य उत्पादन करते थे, उत्पादकता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ाना कर उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़ना। जैसे प्राचीन समय में क्या होते थे? प्रांत। प्रांत का अर्थ होता है राज्य। क्या होता है? राज्य। अपने प्रांत जैसे राज्यों को आपसी में जोड़ना, उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना जगाना और उठाना। जैसे प्रांतों के बीच में 2 प्रांत है, उनके बीच में राष्ट्रीय भावना पैदा करना और उनको राष्ट्रीय भावना का पाठ भी पढ़ाना। इस प्रकार की 5 क्वेश्चन हो गए हैं।